दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। आरक्षण के 120 साल पूरा होने के मौके पर बहुजन नायकों की जो उन्होंने सपना देखा था समाज को आगे बढ़ाने का, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली में। और दद्दू प्रसाद जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। सर, आज के दिन ये कार्यक्रम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? देखिए, 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने अपने रियासत में शूद्रों के लिए, संपूर्ण पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत किया और उन्होंने दूसरे रियासतों बड़ौदा और मैसूर को भी समझाया, वहाँ भी ये लागू हुआ। तो उसके 120 वर्ष पूरे होने पर हम लोगों ने कहा कि ये पिछड़े वर्गों का 50% तो साहू महाराजा ने लागू किया था, आज भी हम 50% पर ही सिमट कर रह गए हैं, इसलिए इस दायरे को बढ़ाया जाए। जैसे तमिलनाडु ने किया है तो 85-90% तक आरक्षण के दायरे को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट की बंदिश है, सुप्रीम कोर्ट संविधान नहीं होता है, तो इसलिए इसको वायलेट किया जाए और इसको राष्ट्रपति को हम लोग आज ये ज्ञापन भेजेंगे और बाई पोस्ट भेजेंगे। दूसरा हमारा है कि एक समान शिक्षा देश के लिए ज़रूरी है। संविधान का अनुच्छेद 21 का जब उसमें लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को, उसमें नहीं लिखा कि केवल गरीब के बच्चों को, निःशुल्क अनिवार्य और एक समान शिक्षा हो। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 600 है, वो बढ़ा के 1 लाख की जाए। शिक्षा का बजट 3% से बढ़ा के 25% किया जाए। और जो ज्योतिराव फुले से लेकर के मानवर कांशीराम जी तक सामाजिक परिवर्तन के महापुरुष हैं, जो रास्ता, उनके मूवमेंट को पुनर्जीवित किया जाए, रिवाइव किया जाए। तो उसके लिए तो वो सरकार से मांग नहीं है, वो हमें खुद करना होगा। दिल्ली में क्यों कार्यक्रम? ये दिल्ली में इसलिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, ये गांव-गांव में भी हम लोग कर रहे हैं लगातार, तो उसकी ये शक्ति और अपनी उपस्थिति है कि गांव-गांव से जो डेलीगेट आए हैं दिल्ली में, हम लोग एक दूसरे को देख करके आत्मबल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, मनोबल ऊँचा होता है। और मानवर कांशीराम जी का जो फार्मूला है वो सफल है, कामयाब है। और परफॉर्मेंस उनका है कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो हुकूमत बनेगी, छोटी हो या बड़ी, वह निर्धनों के ही काम आएगी, धनवानों के हाथ में कैप्चर नहीं होगी। तो ये जो पॉलिसी है कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर और धनवानों को परास्त करके, धनवानों को जिताकर जो भी हुकूमत बनेगी वो धनवानों के, पूंजीपतियों के कब्जे में रहेगी। इससे निर्धनों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो मानवर कांशीराम जी का फार्मूला परफेक्ट फार्मूला है। मैं स्वयं खड़ा हूँ, एक बंधुआ मजदूर का बेटा, 3 बार विधायक जीता, मानवा बिना रुपए पैसे के। 2 चुनाव मेरे 3 चुनाव पहले के हुए जिसमें मेरे समाज ने ही पैसा लगाया, और चौथा चुनाव भी समाज ने लगाया, कुछ हमने भी लगाया। हाँ, राजनीतिक तौर पे दद्दू प्रसाद आज कहाँ खड़े हैं? पिछला चुनाव का जो आपका एक्सपीरियंस था, आपका नाम सामने आया, फिर अचानक से गायब हो गया, तो उन सब के बाद आप कहाँ खड़े हैं अभी? नहीं, मैं अभी किसी पार्टी में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जो संविधान की मूल भावना है, उसके लिए एक नई पार्टी बनाई जाए। और बहुत सारे लोग, पर हम अकेले नहीं बनाना चाहते, नेपथ्य में जाके नहीं बनाना चाहते, समाज को साथ में लेके बनाना चाहते हैं। इसलिए मथने का काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। तो ये इसके लिए, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों अब उत्तर प्रदेश में साबित हो गया कि ये कैप्चर्ड हो गई हैं। आपका निशाना बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी पे ही क्यों रहता है? नहीं, इसलिए कि उस पर हमने खून लगाया, पसीना लगाया है। अभी इस चुनाव में हमने समाजवादी पार्टी को, भाजपा को हराने के लिए जब बसपा हमें लड़ती नज़र नहीं आई, खास करके जिला पंचायत के चुनाव में 2021 में, तो ये उजागर हो गया कि वो जब लड़ी नहीं रही है, सरेंडर कर दिया है, भाजपा को हराना है, तो समाजवादी पार्टी एक विकल्प है। उसमें जब हमने पूंजी लगाई है तो उसी से तो अपेक्षा करेंगे। इससे कैसे सब गड़बड़ हो गया आपका? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। अखिलेश अपने वादे, पूंजीपति और जो फ्यूडल फोर्सेज हैं,
जो समाजवादी पार्टी के अंदर भी हैं उनके दबाव में आकर के, और वो नहीं चाहा कि एक परिवर्तनकारी कांसीराम का चेला भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे, परिवर्तन की आवाज़, एक समान शिक्षा की आवाज़ पहुँचे, तो उसकी पिड़ुरी काँप गई। तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। जी, अभी जो जिस तरीके से एक दलित विधायक आए थे मंत्री की बीजेपी को लेकर उन्होंने बात कही, इस्तीफा दे दिया, और कई लोग तमाम अफरा तफरी मची हुई है, तो क्या सब ठीक नहीं चला? जिन दलितों ने, पिछड़ों ने भाजपा को जिताया, खूब भर भर के वोट दिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कसमकस है। जो इस्तीफा हुआ है शायद वो स्वीकार नहीं किया गया दिनेश खटीक का, पर ये बात जाहिर करता है, इस बात को संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुजन समाज की आवाज़ नहीं है, घुटाई दबा दी गई है वहाँ पर। तो आवाज़ अगर निकालना है, बुलंद करना है, तो भारतीय जनता पार्टी से बाहर आना होगा। और जनशक्ति ही बड़ी है, कोई पार्टी बड़ी नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं है, पीपुल्स कोर्ट ही बड़ा है। लेकिन सर, जब तमाम आप 85-15 की बात करते रहते हैं, आप उस पाठशाला से निकले हैं, लेकिन आज जब 85% में से ज़्यादातर आबादी उस खेमे में खड़ी है, उनका झंडा ढो रही है, उनके एजेंडे पे कर रही है, तो फिर वो फार्मूला बिखर रहा है क्या? नहीं नहीं, विकल्पहीनता के कारण है, नेताओं के मुद्दा छोड़ देने के कारण है। जब बहुजन नेताओं ने, दलित पिछड़े नेताओं ने पिछड़े वर्गों के मुद्दे, दलितों के मुद्दे से तौबा कर लिया, तो फिर वो समाज मजबूर होकर के, निराश होकर के उस खेमे में गया है, वो स्थायी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।